हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत जिंदल। आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि अप टू AR8 गेट 2021 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरी ये रैंक आने तक मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं और उन इंसिडेंट्स से मैंने क्या क्या सीखा है और किस तरीके से मेरी जर्नी रही है। लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ कि मेरी गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 8 है। गेट 2015 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरी ऑल इंडिया रैंक 132 थी और उसके बाद मैंने मास्टर कराया फ्रॉम IISc बैंगलोर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये एक टेलीग्राम का चैनल है, क्रिएट्रिक्स गेट डबल ई। ये चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, जो भी क्लासेस हो रही है उसकी PDF मिलता रहेगा और आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हो, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस पर। लिटिल बिट अबाउट अन अकेडमी। तो अन अकेडमी में जैसा कि सबको पता है कि दो तरीके के प्रोग्राम है, एक है आइकॉनिक और एक है प्लस। तो पहले हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप प्लस प्लान लोगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, टाइम पे शुरू होंगे टाइम पे खत्म होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी चलते रहते हैं और क्रैश कोर्सेज भी डेट जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा आपको क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे और पुराने क्रैश कोर्सेज भी उस पर अवेलेबल है अगर आप किसी सब्जेक्ट को फास्ट तरीके से करना चाहते हो, पहले से अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। उसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है, दैट इज आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ जो जो चीजें प्लस में है वो सारी चीजें तो हमें मिलेंगी ही। उसके अलावा हमें एक पर्सनल कोच मिलेगा जो हमें 1-to-1 गाइडेंस देगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में गाइडेंस देगा, उससे हम डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, हमारे लिए स्टडी प्लानर बनाएगा, बीच बीच में स्टडी बूस्टर सेशन हुआ करेंगे जो एक तरीके से रेगुलर वर्कशॉप्स होंगी जिसके थ्रू आपको इसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स होंगे जो आपके डाउट्स होंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जो भी आपके डाउट्स होंगे टेक्निकल मेनली, वो आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स होंगे जो विद इन 24 आवर आपके वो डाउट क्लियर कर देंगे। आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और आपके लिए पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगी कि आप जो भी टेस्ट दोगे उसकी पर्सनलाइज आपकी एनालिसिस करी जाएगी। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान जो है प्लस और आइकॉनिक, तो उसके प्राइजेस यहाँ पे मेंशन है। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर हम लेते हैं तो 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ 24 मंथ इस रेंज में हम ले सकते हैं और इसमें भी जो कॉलेज फाइनल ईयर में है वो ये 12 मंथ या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं और जो थर्ड ईयर के लोग हैं वो ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, थर्ड ईयर या उससे पहले के लोग। ठीक है, सेकेंड ईयर एंडिंग थर्ड ईयर वो ये वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं प्लस में। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या है कि गाइडेंस की जरूरत होती है कि रेगुलरली उनको कोई ना कोई गाइड करता रहे, तो उसके लिए वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर सकते हैं जो 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ और 24 मंथ्स में अवेलेबल है। अगेन थर्ड ईयर के लोग 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं और फाइनल ईयर और जॉब में जो लोग हैं वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। ये जब भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे तो आपको ये कोड यूज करना है, जिंदल 10। इसका क्या फायदा होगा? इस कोड को यूज कर कर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ आप अंडर माई गाइडेंस आ जाओगे। मैं जो है आपको पर्सनली करूंगा, मतलब एक तरीके से आप मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाओ। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान जो भी चूज करेंगे आइकॉनिक, उनको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट, इसी को LMP भी बोलते हैं। इस LMP के थ्रू आप ऑडियो टॉक कर सकते हो, आप अपना जो भी आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, कोच प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आप रेगुलरली बात कर सकते हो। ठीक है, जो आपके डिफरेंट कोचेस होंगे उनसे भी आप बात कर सकते हो, उनको भी आप उस टॉक के थ्रू
ऐप के थ्रू ही, अनअकैडमी ऐप के थ्रू ही आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए रहेगा, 1-to-1 आप उससे बात कर सकते हो। अगेन आप जिंदल 10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज स्पेशल क्लास। सो स्पेशल क्लासेस जो रहेंगी उसके देखो फीचर्स हैं। इस फीचर्स में क्या होंगी, जो भी स्पेशल क्लास, पहली बात तो स्पेशल क्लास जो होती है वो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री क्लासेस रहती हैं स्पेशल क्लास, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको अनअकैडमी पे ऐप पर जाना है और किसी भी एजुकेटर की प्रोफाइल पर जाना है। उसके बाद उसकी प्रोफाइल पर मेंशन होगा कैटेगरी, उसमें स्पेशल क्लास मेंशन होगा, तो स्पेशल क्लासेस को आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट स्पेशल क्लासेस जो रहेंगी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेंगी। इनको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लेकिन लाइव अटेंड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, आप चैट के थ्रू अपने डाउट्स को लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चंस करा रहा है एजुकेटर तो आप वहां पे पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक नया फीचर है रेज ए हैंड का ऑप्शन। इस रेज ए हैंड का ऑप्शन को क्लिक कर कर आप एजुकेटर को नोटिफाई कर सकते हो कि आपको उससे बात करनी है, और फिर वो आपसे रियल टाइम में वहां पर बात कर सकता है उससे रिलेटेड, अगर उसको आपका डाउट जेन्युइन लगेगा तो। नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, उससे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन बिफोर टाइम मिल जाएगा। लेक्चर्स नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो इन द पीडीएफ फॉर्मेट। जो भी क्लास आप अटेंड करोगे उसके क्लास खत्म होने के बाद आप उसका लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारी क्लासेस आप कहीं पर भी कभी भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको करना क्या है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है मोबाइल में, और उसके थ्रू आप इस सब चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट थिंग, अब अनअकैडमी पे आस्क के डाउट का फीचर भी एक ऐड हुआ है, आस्क के डाउट का। इस आस्क के डाउट फीचर्स में आप जो भी क्वेश्चंस को पोस्ट करोगे, आप 3 डाउट एक बार में पोस्ट कर सकते हो, और 2 डाउट को आप एक तरीके से उसमें रख सकते हो, क्या बोलते हैं अपन, वेटिंग में रख सकते हो, है ना, फॉर योर सॉल्यूशन। जब तक आपकी सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक आप उस 2 डाउट को एडिशनल डाउट्स में डाल सकते हो। और आप जब भी डाउट्स का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए, आपको हिंदी में सॉल्यूशन चाहिए, आपको इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए, इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में सॉल्यूशन चाहिए। और बहुत ही इजी रहेगा ये, मतलब जस्ट आपको इमेज को क्रॉप करना है और उसमें सबमिट कर देना है और अपना डाउट लिख देना है, ठीक है। वेरी इजी। आज के डाउट का आप यूज कर सकते हो, इससे आपके डाउट्स जो हैं वो आप रियल टाइम में, मतलब रियल टाइम तो नहीं लेकिन हाँ विद इन 24 आवर आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा रिटर्न में। नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं गेट ईएससी 2023 के लिए। सीएसआईटी के लिए आरोहण बैच हो रहा है गेट 2023 के लिए। आरोहण बैच गेट और ईएससी के मैकेनिकल के लिए भी शुरू हो रहा है। सिविल के लिए अगेन आरोहण फॉर गेट एंड ईएससी। इलेक्ट्रिकल के लिए वर्ब बैच शुरू हो रहा है, अंकित सर है इसमें, ठीक है, गेट 2023 के लिए। और ईसी के लिए अगेन गेट 2023 के लिए बैच शुरू हो रहा है। ये सारे बैच कब से शुरू हो रहे हैं? 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। अगेन आपको कौन सा कोड यूज करना है? जिंदल 10 कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जिससे आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज, आरोहण बैच जो है मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल का जो बैच है बायलिंगुअल बैच होगा। बैच का नाम है बैच टी। स्टार्ट हम इस बैच में करेंगे मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, आदित्य गुप्ता सर, ठीक है, सुबह 11 बजे से। और स्टार्ट डेट क्या होगी? 15 दिसंबर 2021। सभी बेस्ट एजुकेटर इस बैच में हैं। एसके मंडल सर हैं, कुलकर्णी सर हैं, जेएस गिल सर हैं, मरुत तिवारी सर हैं, सब लोग हैं। सो
अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, माई जर्नी टू AR8। अब देखो ये वीडियो में मैं एक तरीके से अपनी पर्सनल जर्नी बता रहा हूँ। अब इसके थ्रू किन लोगों को फायदा होता है, आप कैसे मेरी जर्नी से इंस्पायर हो सकते हो और किस तरीके से आपको फायदा होगा, तो वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, करेक्ट? ठीक है। सो पहला पहला तो हम शुरू से शुरू करता हूं मैं अपनी स्टोरी। तो अप टू 10th बोर्ड एग्जाम, तो जब तक मेरा 10th बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, तो मेरी फैमिली के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा एक बड़ा भाई, ठीक है, ये मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर था। और बचपन से मैंने अपनी स्टडी स्कूलिंग करी है राजस्थान से। राजस्थान से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भी मेरी स्कूलिंग जो हुई है, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है, मेनली मेरी स्कूलिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बारा। बारा बुलाते थे लेकिन लिखते उसको BARANA। डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, वहां से मेरी स्कूलिंग मेनली हुई है। और मेरा जो मीडियम था, मीडियम स्कूलिंग का, क्योंकि ये भी एक कहानी है, वो था हिंदी। राजस्थान बोर्ड था और हिंदी मीडियम था। राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड था मेरा, हिंदी मीडियम था। सो अप टू 10th क्लास तक मेरा बड़ा भाई जो है वो मेरे से 4 ईयर एल्डर है, 4 ईयर एल्डर है। तो अप टू 10th तक मैं ऐसा था कि एवरेज स्टूडेंट था। मेरे मार्क्स जो थे वो ठीक ठाक फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता था। फाइनली जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ी, तो 8th क्लास में मेरी जो परसेंटेज आए, उस टाइम पे परसेंटेज चलता था, ठीक है। ये सब मैंने 10th का बोर्ड का एग्जाम लिखा है, मतलब मैं कब 10th बोर्ड पास आउट हूँ, दैट इज 2008, 2006, 2006 में मैं 10th पास करा है मैंने। 2006 में मैंने 10th पास करा है। सो 8th भी उस टाइम पे बोर्ड होता था, तो मैं 8th के बारे में भी लिख देता हूँ। 8th में मेरे परसेंटेज थे 84%। जो सब्जेक्ट्स होते थे अप टू 10th तक, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, एंड वन कंपलसरी सब्जेक्ट रहता था राजस्थान में, दैट इज संस्कृत, है ना। तो ये मेनली सब्जेक्ट्स रहते थे, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, दैट्स इट। ये मेनली सब्जेक्ट रहते थे अप टू 10th बोर्ड में। 8th में मेरे 84% आए थे और 10th में मेरे 80% मार्क्स आए। सो अप टू 10th तक मेरा ऐसा था कि मैं मैथ्स में ठीक था, ठीक है, मेरे मैथ्स में ऑलमोस्ट अच्छे नंबर आते थे। जैसे 10th बोर्ड में मेरे मैथ सब्जेक्ट में अगर मैं देखूं तो मेरे 97 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन अप टू 10th बोर्ड तक मेरा मेन एम जो था, जितना मेरे को अभी तक याद है, वो था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, मेरे को डॉक्टर बनना है। अप टू 10th तक मेरा ये एम था बचपन से। मेरे को इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ मेरे को साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था और मेरे को डॉक्टरों की लाइफ थोड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। लेकिन मीन वाइल मेरा जो बड़ा भाई है वो इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया था। जब तक मैं 10th में था उसी टाइम पे उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करी थी और उसका कॉलेज वहीं था, राजस्थान में। और अप टू, जैसे मैंने बताया कि मैं राजस्थान 12 में रहा हूँ, लेकिन 12 में मैं रहा हूँ अप टू क्लास 8 तक। क्लास 8 तक मैं 12 में रहा हूँ। उसके बाद में मूव ऑन कर गए थे हम कोटा। कोटा में हमने घर ले लिया था, तो हम कोटा में मूव ऑन कर गए थे। तो कोटा में मैंने 9th टू 12th कोटा में निकाला है, ठीक है। सो अब जैसे ही मेरा 10th पास हुआ, मेरे मार्क्स आए, तो मेरे मार्क्स जो थे मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे, 97 मार्क्स थे, ठीक है। तो मेरे भाई ने और उसके दोस्तों ने
मीटिंग हुई घर पे और उन्होंने मेरे को कन्विंस करा कि डॉक्टरी के बजाय तू मैथमेटिक्स ले, मतलब बायोलॉजी की बजाय 12th में 11th में जैसे जा रहा है तो साइंस प्लस मैथ्स ले, एक तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले। तो फाइनली उस टाइम तक था मेरा स्ट्रॉन्ग वैसे तो था, लेकिन मैंने फाइनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लिया, बायोलॉजी नहीं लिया। ठीक है, तो मैंने जैसे ही 11th में एडमिशन लिया तो मैंने पीसीएम सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया। 11th का जो मेरा मीडियम था, 11th का मेरा मीडियम अगेन हिंदी मीडियम और राजस्थान बोर्ड। ठीक है, और इस 11th क्लास में जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तब हम कोटा में शिफ्ट हो गए थे 9th क्लास में। तो मैंने कोटा में एक कोचिंग ज्वाइन कर ली आईआईटी जेई के लिए। वो कोचिंग थी इनसाइट, इनसाइट करके कोचिंग थी आईआईटी जेई में। उपवन मित्तल सर थे उसमें, शिशिर मित्तल सर थे, अच्छी कोचिंग थी, कोचिंग अच्छी थी। तो मैंने इनसाइट कोचिंग में एडमिशन लिया 11th क्लास में। अब जब तक मैं 11th क्लास में था तो इसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि हिंदी मीडियम जो बोर्ड होता था राजस्थान में, उसमें मैथमेटिक्स भी हिंदी में होती थी, साइंस भी हिंदी में होती थी, सिर्फ इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट होता था जो इंग्लिश में होता था। ठीक है, तो मेरी जो इंग्लिश थी, इंग्लिश मेरी बहुत बेकार थी, इंग्लिश मेरी बैड, वेरी बैड, बहुत बुरी इंग्लिश थी मेरी। आज की डेट में जो मेरी इंग्लिश है वो अच्छी इंग्लिश है, लेकिन उस टाइम पे मेरी इंग्लिश काफ़ी बुरी थी। मैं इंग्लिश में राइट नहीं कर पाता था, इंग्लिश में समझ नहीं पाता था, राइटिंग स्पीड मेरी इंग्लिश में स्लो थी। ठीक है, चीज़ों को मैं समझ नहीं पाता था। इवन मेरे को फोर्स, टॉर्क, टॉर्क को हिंदी में त्वरण बोलते थे, तो इस तरीके से फोर्स, बल, तो मेरे को सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी, साइंस की जो भी टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश की वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी। लेकिन कुल मिला के मैंने इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में जो लोग पढ़ाते थे, उपवन मित्तल सर, शिशिर मित्तल सर, उनका मीडियम था इंग्लिश, वो प्योर कोचिंग में पढ़ाते थे इंग्लिश में। तो 11th क्लास में जब मैं कोचिंग जाता था तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। जैसे उपवन मित्तल सर वहां पे फिजिक्स पढ़ाते थे, तो फिजिक्स के अंदर जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता था, जैसे काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, पहली बात तो जब भी वो चैप्टर लिखाते थे तो मैं अपने दोस्त का टेपता था, है ना, और चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे को उस चैप्टर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आती थी कि थोड़ी बहुत चीजें मेरी आई है। तो जैसे 11th क्लास मेरी मेनली, मैंने इंग्लिश पे काफी काम करा, लेकिन इस क्लास में मैंने इंग्लिश पे काम करना शुरू करा कि अब मेरी इंग्लिश सही होनी चाहिए। अब उस पीरियड में मेरे भाई ने मेरा काफी सपोर्ट करा, वो कॉलेज जा चुका था मेरा भाई। ठीक है, तो हम घर में क्या करते थे कि इंग्लिश मूवीज देखते थे, हिंदी डब में देखते थे लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ। उसने बोला कि इंग्लिश न्यूज़पेपर हमने घर में लगवाया जस्ट मेरी इंग्लिश सही करने के लिए, और इंग्लिश न्यूज़ चैनल मैंने देखना शुरू करा, और कुछ कुछ इंग्लिश गाने भी सुनता था, जो गाने मेरे को उनके लिरिक्स पढ़कर वो, तो इस तरीके से मैं थोड़ा अपने को इंग्लिश सुनने पे अपने आप को मजबूर करता था। तो 11th क्लास में मैं कोचिंग जाता था, वो कोचिंग मेरी अच्छी नहीं निकल रही थी। ठीक है, मेरे ज़्यादातर चीज़ें मेरे को बाद में समझ में आती थी जब वो चैप्टर खत्म हो जाता था। सेम स्टोरी मैथ्स के साथ भी थी, सेम स्टोरी केमिस्ट्री के साथ भी थी। तो 11th क्लास निकली, लेकिन 11th क्लास जब तक पूरी खत्म हुई तब तक मेरी इंग्लिश ठीक ठाक हो गई थी कि मेरे को सब चीज़ों का नाम इंग्लिश में आने लग गया था, इंग्लिश राइटिंग ठीक हो गई थी। ठीक है, स्पीड से लिख पाता था, जो टीचर बोल रहा है उसको लिख पाता था, तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक हो गई थी 11th में। लेकिन अगेन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था वो मेरा वीक था, क्योंकि उतना समझ में आया नहीं, क्योंकि ऊपर से निकल गया। फिर 12th में आया, मैं 12th बोर्ड को मैंने, अब मैं हिंदी में मैंने पढ़ा था 11th तक, कोचिंग में मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, काम में इंग्लिश में कर रहा था। तो अब मैंने बोर्ड पे, बोर्ड के एग्जाम के लिए हिंदी से लैंग्वेज को इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश कर दिया। थोड़ा सा अजीब मेरी लाइफ निकली है,
लेकिन मैंने बोर्ड को अपना लैंग्वेज चेंज कर दी, इंग्लिश। मीडियम वही था, मतलब राजस्थान बोर्ड ही था, मीडियम मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में 12th का बोर्ड का एग्जाम लिखा। तो 12th के बोर्ड के लिए तो मैं पढ़ता नहीं था, अगेन मैं IIT JEE के लिए ही पढ़ता था, सेम कोचिंग में जाता था इनसाइट में। अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग ओके ओके, जब तक 12th का बोर्ड निकला मेरे को नहीं आता था, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे को पता था मेरी अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो मैंने बोर्ड का एग्जाम भी लिखा, IIT JEE का एग्जाम भी लिखा, AI ट्रिपली उस टाइम पे होता था, उस टाइम पे मेन होता था AI ट्रिपली और IIT JEE, करेक्ट। AI ट्रिपली के थ्रू NITs मिलते थे और IIT JEE के थ्रू IIT JEE मिलता था, IIT मिलता था। तो 12th बोर्ड में मेरे बोर्ड के अंदर भी एग्जाम में कम नंबर आए, मेरे बोर्ड के परसेंटेज थे 65%, वेरी लेस, वेरी लेस मार्क्स थे मेरे, है ना, बोर्ड के अंदर। और और मेरी AI ट्रिपली में रैंक आई थी 86,840 कुछ आई थी, इसके अराउंड आई थी। 86,840 के अराउंड मेरी AI ट्रिपली में रैंक आई थी। और IIT JEE नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। IIT JEE में मेरी कोई रैंक नहीं आई। लेकिन अब इस सब पीरियड में जो मैंने 11th 12th क्लास में जो मैंने कोचिंग करी और थोड़ा बहुत जो भी मेरे को आता था, तो उससे मैंने घर वालों को कन्विंस करा कि मेरे को 1 साल ड्रॉप लेना है। तो फाइनली मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। तो 12th बोर्ड का एग्जाम में मैंने जैसे बताया कि 65% मेरे मार्क्स आए 12th में, और AI ट्रिपली में 86,840 के अराउंड मेरी रैंक आई ऑल इंडिया। और IIT JEE नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, ड्रॉप लिया। अब ड्रॉप लेकर मैंने कोचिंग्स भी चेंज करी, क्योंकि उस कोचिंग में क्या था कि 1 साल के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा कोर्स नहीं था। तो मैंने फाइनली एक कोचिंग ली, कैरियर पॉइंट, CP बोलते हैं उसको। तो मैंने कैरियर पॉइंट में एडमिशन लिया आफ्टर 12th का एग्जाम, कि अब मेरे को जस्ट IIT JEE और AI ट्रिपली के लिए तैयारी करनी है। कैरियर पॉइंट पे भी मैंने, मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन था कि मैंने ट्रिपली का बैच ज्वाइन करा। AI ट्रिपली से रिलेटेड जो बैच था वो मैंने बैच ज्वाइन करा कैरियर पॉइंट में। अब जैसे ही मैंने कैरियर पॉइंट में वो बैच शुरू करा ड्रॉप लेकर, तो मैंने एक दो चीजें 11th 12th में सीखी थी, जो मेरे हिसाब से हर एस्पिरेंट को वो चीजें समझ में आनी चाहिए। कि 11th 12th में स्टडी करते हुए मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो या कोचिंग अटेंड कर रहे हो या कोई भी ऑनलाइन में आप कोई भी बैच ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो मेन चीज होता है रेगुलरिटी, कि आपको रेगुलर होना बहुत जरूरी है, कि आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। तो मैंने इसी एम से ये CP ज्वाइन करा था। मेरा एम क्लियर था कि मेरे को सारी क्लासेस के अंदर वहां पर जाना है। और मेरा दूसरा एम ये था कि मेरे को बिल्कुल पीछे बैठना नहीं है कोचिंग में, फ्रंट में बैठना है। फ्रंट में बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे भी नहीं बैठना है, थर्ड फोर्थ सीट बेंच पे मैं बैठूंगा, ठीक है। और हर दिन जाऊंगा, हर दिन कोचिंग में जाऊंगा। तो फाइनली मैंने जब ड्रॉप करा तो मैंने CP ज्वाइन करा और उसमें AI ट्रिपली बैच ज्वाइन करा। अब CP के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो काफी अच्छा स्ट्रक्चर था, हर 15 दिन में टेस्ट होते थे। तो पहले ही टेस्ट में बैच में हमारे लगभग 400 के आसपास स्टूडेंट्स थे। तो पहला ही टेस्ट जो हुआ, जिसमें जो उन्होंने पढ़ाया था 15 दिन में वही, तो उसमें मेरी रैंक आई क्लास के अंदर, फोर्थ मेरी रैंक आई, ठीक है, पहले ही टेस्ट में। उसके बाद मेरी हर टेस्ट में वैसे ही रैंक आने लगी, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, मतलब कुल मिला के मेरी टॉप 10 में रैंक आती थी CP के अंदर ड्रॉप ईयर में। और जो भी चीज वो पढ़ा रहे थे वो चीज मेरे को तुरंत उस टाइम पे समझ में आ रही थी। और मैंने पूरा का पूरा AI ट्रिपली की कोचिंग में कोई भी बंक नहीं करा। पूरे CP में 6 दिन क्लास होती थी वीक में, हर दिन 6 से 7 घंटे की क्लास होती थी।
मैंने पूरे के पूरे 1 साल की जर्नी में अपने उस ड्रॉप ईयर के नॉट ए सिंगल क्लास, एक भी क्लास बंक नहीं करी थी। ठीक है, चाहे आंधी आ रहा हो, चाहे मैं बीमार हूँ, तब भी मैं क्लास जरूर गया हूँ। और एक भी टेस्ट भी मैंने बंक नहीं करा था। सारे टेस्ट लिखे थे, सारी की सारी तैयारी, मतलब सारी की सारी क्लासेस अटेंड करी थी, हर क्लास में नोट्स बनाए थे। ठीक है, जो भी होमवर्क वो देते थे, जो भी एक्सरसाइज करने के लिए देते थे, वो मैं सोल्व करता था। बुक्स में नहीं प्रेफर करता था। बुक्स में मैंने उस टाइम पे जस्ट एससी वर्मा सॉल्व करी थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। तो कुल मिला के मैंने 1 साल इस तरीके से प्रिपरेशन करी। मेरी रैंक हमेशा ऑल थ्रू आउट द ईयर टॉप 10 में बनी रही। फाइनली जब फुल सिलेबस टेस्ट होने लगे तो मेरी फर्स्ट रैंक भी आई थी, सेकंड रैंक भी आई थी, थर्ड रैंक भी आई थी। ठीक है, कुछ 4 5 6 टेस्ट लिखे थे, तो उसमें मेरी ये 1 2 3 भी आई थी, एक दो में फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से आई थी। तो मेरी रैंक बढ़िया आई। फाइनली जब AIEEE का पेपर लिखा, अगेन ये बात अब आ गई है 2009 में। 2009 की बात है। 2008 में मैंने 12th लिख लिया था, 2006 में 10th लिखा था, 2009 में मैंने जब AIEEE का पेपर लिखा तो मेरी AIEEE में ऑल इंडिया रैंक आई 2640, 2640 रैंक आई मेरी। और मैंने बैच तो AIEEE का ज्वाइन करा था, लेकिन मैंने IIT JEE का भी पेपर लिखा, ऑब्वियस सी बात है, और उसमें भी मेरी रैंक आई AIR 6672। तो मेरा IIT JEE भी निकला ड्रॉप करने के बाद, और AIEEE में भी मेरी रैंक आई 2640। तो जो AIEEE में मेरी रैंक आई 2640 और IIT JEE में आई मेरी 6672, तो इस रैंक के थ्रू तो मेरे को कोई अच्छा IIT मिला नहीं और कोई ब्रांच मेरे को मिली नहीं। उस टाइम पे मैंने उतना देखा भी नहीं, नए IIT खुले थे 2009 में ही। उसमें हो सकता था कि मेरे को मिल जाती कोई ना कोई ब्रांच इस रैंक पे भी। लेकिन फाइनली मेरी AIEEE की रैंक क्योंकि बेटर थी, तो मैंने इस AIEEE की रैंक के थ्रू DC में एडमिशन लिया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो अब DTU हो गया है। सो फाइनली मैंने DC में एडमिशन लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंच गए 2009 से 2013। तो मैंने DC में एडमिशन लिया। अब DC में मेरे को मेन प्रेफरेंस तो मेरी इंजीनियरिंग में थी, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंकली अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन मेरे को DC में अपनी इस 2640 रैंक से भी, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली का था मैं, राजस्थान से बिलोंग करता था, तो मेरे को DC में ना कंप्यूटर साइंस मिली, ना इलेक्ट्रॉनिक्स मिली, ना मैकेनिकल मिली। फाइनली मेरे को जो ब्रांच सेटल हुई दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने DC के अंदर एडमिशन ले लिया, क्योंकि मेरा मन था दिल्ली में पढ़ाई करने का। ठीक है, तो मैंने दिल्ली में एडमिशन ले लिया 2009 में। अब दिल्ली में जैसे ही एडमिशन लिया, तो जैसा कि हर कॉलेज होता है, आप जैसे ही एडमिशन लेते हो, आप थोड़ा बहुत तो जोश रहता है आप में पढ़ने का, थोड़ा बहुत जोश रहता है आप में पढ़ने का। लेकिन फाइनली जैसे जैसे क्लास एडमिशन लिया, आप वहाँ पे हॉस्टल में रहने लगते हो। ठीक है, हॉस्टल में रहता था मैं वहाँ पे DC के अंदर। तो शुरू का फर्स्ट सेमेस्टर तो ठीक है, थोड़ा जोश से आप पढ़ते हो, फिर जैसे जैसे आप कॉलेज के माहौल में सेटल होने लगते हो, तो आपका टाइम कैसे निकलता है आपको पता नहीं चलता। तो 2009 से 2010 वाला जो सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, वो निकल गया। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ मैंने कुछ सीखा नहीं उस सेमेस्टर्स में, है ना। पास वास में हो गया, पास हो गया मैं। फिर 2010 से 2011 अगेन वो भी निकल गया। कॉलेज में मस्ती चल रही थी, बढ़िया खाना पीना, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई कर लेते थे, एग्ज़ाम में पास हो जाते थे, और ऐसे 2 साल निकल गए। फाइनली 2011 से 2012 थर्ड ईयर, थर्ड ईयर भी ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर में हम पहुंच गए थे। 5 सेमेस्टर निकल गए, 6 सेमेस्टर तक पहुंचे। अब 7 सेमेस्टर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आनी है, फ्यूचर्स के बारे में सोचना है, तो मैं फास्ट करके लेके जा रहा हूँ। 4 साल में मैं ज़्यादा अंदर जाऊंगा नहीं, क्योंकि सबका सेम चलता है ना, कि सब लोग मस्ती करने में कॉलेज में निकल जाता है।
तो 2012 आ गया। 2012 में अब मेरे कई दोस्त थे, ठीक है। दोस्त, मेरा सर्कल अच्छा था, डीसी के अंदर मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा था। सारे मेरे जो दोस्त थे वो आउटसाइड दिल्ली के ही लोग थे, और सब लोग वैसे ही थे जिनकी आईआईटी में थोड़ी पीछे रैंक है, लेकिन AIEEE में अच्छी रैंक है, और इंटेलिजेंट थे। मेरे से तो सभी इंटेलिजेंट थे ऑलमोस्ट, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त थे। सो अब ज़्यादातर लोगों ने क्या करा, ज़्यादातर लोगों ने कैट की तैयारी करना शुरू करा दिया, ठीक है। अब वो ज़्यादातर जो लोग आए हुए थे डीसी में, वो कहाँ से थे, कन्वेंट स्कूल के लोग थे। अब कैट जैसा एग्जाम मेरे लिए तो पहले से ही बाहर की चीज़ थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश वैसी तो थी नहीं कि अंग्रेज टाइप मेरी इंग्लिश है, ठीक है। और मेरी रीडिंग राइटिंग स्किल वो सब उतना बेटर था नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से फाइनली पढ़ा था बचपन से। तो कैट वैसे भी मेरे को फैसिनेटिंग लगता नहीं था, कैट तो मेरा कट ही गया था। मेरे कई दोस्त कैट की तैयारी में लग गए, ठीक है। उसमें एक दो दोस्त का मेरा IIM कैलकाटा भी गया, एक दोस्त दिल्ली के अ, दिल्ली में भी गया, दिल्ली का वो DU के अंदर जो कॉलेज आता है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा जगह पे हुआ लोगों का फाइनली कैट के थ्रू, कॉलेज के साथ ही। लेकिन अब मेरा कैट तो था नहीं। अगेन यूपीएससी भी मेरा था नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को जीएस वीएस में उतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं। अगेन फर्क क्या था कि मैंने कभी भी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी, ठीक है। हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा था, मैंने अपना मीडियम चेंज करा था इंग्लिश मीडियम, तो मेरा वो जीएस वाला पार्ट भी बहुत वीक था बचपन से। उतना कुछ अच्छा मेरे को आता भी नहीं था उसमें। मेरा मेन स्ट्रॉन्ग था साइंस और मैथ्स ही। तो यूपीएससी भी मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, और मेरा इंटरेस्ट था भी नहीं। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी मैं इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली तो पढ़ाई नहीं करता। फाइनली थर्ड ईयर जैसे जैसे ख़त्म होने लगा, तो मैंने अगेन गेट ईएससी के बारे में मेरे को पता चला, और मैंने गेट एंड ईएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन करी, ठीक है। ये बात है 2012-13 की। तब ऑनलाइन कुछ था नहीं, तब ऑफलाइन ही चलता था सब कुछ। तो मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थर्ड ईयर के एंड में। वो कोचिंग थी वीकेंड 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 कोचिंग ज्वाइन करी मैंने। सैटरडे संडे क्लास होती थी 8-8 घंटे की, ठीक है। तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी अगेन, लेकिन जैसे ही मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी, तब तक मेरी जो हालत थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, जो ज़्यादातर लोगों की सेम हालत होती है। अप टू थर्ड ईयर मेरे को अगर कोई थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क भी ड्रॉ कर देगा तो मेरे से नहीं होता था वो, मतलब मुश्किल से होगा वो सॉल्व। और एनालॉग एनालॉग के तो नेटवर्क भूल ही जाओ, वो तो सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। तो बिल्कुल मेरी नॉलेज जो 11th-12th में थी उससे भी कम हो गई थी मेरे हिसाब से। तो जब तक मैं थर्ड ईयर में आया था तो मेरी नॉलेज उससे भी कम हो गई। तो अगेन मैंने सोचा कि यार कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे डेडिकेटली पढ़ाई कराएंगे वो एक चीज़ से रिलेटेड। अब जब भी मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो मैंने सेम प्रिंसिपल अप्लाई अप्लाई करा जो मेरे को पहले जिसने रिजल्ट दिया था, कि मेरे को कोचिंग बंक नहीं करना है, सारी के सारी कोचिंग अटेंड करनी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अगेन मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी वीकेंड की, नॉट ए सिंगल क्लास, एक भी क्लास मैंने बंक नहीं करी, सारी क्लास में मैं जाता। अगेन मैं पीछे नहीं बैठता था, वही थर्ड फोर्थ बेंच पे बैठता था। तो जैसे जैसे कोचिंग निकलने लगी, चीज़ें मेरे को सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समझ में आने लगे। लेकिन अगेन कॉलेज भी चल रहा था। तो कॉलेज जब भी चलता है तो आप जिस तरीके से वहाँ पे जी रहे हो तो वो लाइफ में आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज, लेकिन मैं वीकेंड में कोचिंग जरूर जाता था, लेकिन आकर मैं उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि फ्रेंड सर्कल थोड़ा बड़ा था, और भी चीज़ें थी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी कॉलेज के अंदर, आपको पता ही है ज़्यादा पढ़ाई। लेकिन हाँ, क्लास मैं हमेशा अटेंड करता था कोचिंग की। तो फाइनली वो 12-13 वाला 7 सेमेस्टर भी निकल गया। गेट ईएसी का ऑलमोस्ट, गेट का जब एग्ज़ाम था फेब 2013 में, फेब 2013 में जब गेट का एग्ज़ाम था, तो तब तक इस कोचिंग में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए थे। गेट से जस्ट 10-15-20 दिन पहले लगातार कोचिंग चली थी, जस्ट एक दो सब्जेक्ट जो रह गए थे मैंने वो भी अटेंड करे, है ना। वो भी अटेंड करे, मैंने सारे सब्जेक्ट अटेंड करे।
और फाइनली वो फेब 2013 में गेट का एग्जाम पहली बार मैंने लिखा। तब फाइनल ईयर में ही लिख सकते थे, थर्ड ईयर में नहीं लिख सकते थे। तो जब मैंने गेट का एग्जाम लिखा, गेट 2013, तो मेरा एग्जाम जो आया गेट का काफी इजी एग्जाम आया था, है ना। लेकिन मेरा क्या था, रिवीजन कम हुआ था। कुल मिला के मैंने पढ़ाई तो करी थी, ठीक है, कोचिंग अटेंड करी थी, रिवीजन नहीं कर पाया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट एक तरीके से गो थ्रू करे थे, कुछ प्रॉपरली सॉल्व भी नहीं करे थे। और फाइनली कुछ टेस्ट भी नहीं लिख पाया था मैं, कोई ज्यादा कुछ टेस्ट नहीं लिखे थे। हार्डली 2-4 टेस्ट लिखे होंगे मैंने फुल सिलेबस के। तो कुल मिला के मैंने गेट 2013 लिखा और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 1047। तो बहुत बेकार रैंक आई गेट में। फाइनल ईयर के अंदर मेरी रैंक कितनी आई, 1047। मेरे मार्क्स जो थे वो थे 58.6, मेरे को याद है, ठीक है, इतने मेरे मार्क्स आए। इजी पेपर था, तो ज़्यादा आने चाहिए थे मार्क्स। अराउंड 70 मार्क्स आते तो अंडर 200 मेरी रैंक होती, है ना। और उतने इजीली स्कोर करा जा सकता था, प्रैक्टिस कम थी। मेरी मेन गलतियां क्या थी अप टू फाइनल ईयर में, जब मैं गेट का पेपर लिख रहा था, कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, और रिवीजन मतलब प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं करा था। ये सब मेरी मेन कमी थी, जो मैंने गेट से पहले पूरा करा नहीं। मैंने सब्जेक्ट सब पढ़ लिए थे, ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं वो कर लिए थे, लेकिन फाइनली मैं खुद से टेस्ट नहीं दे पाया बहुत ज्यादा, और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया। जो क्वालिटी मेरे को चाहिए थी वो क्वालिटी से मैं सॉल्व नहीं कर पाया। और साथ ही साथ ईएससी की भी कोचिंग चली रही थी, क्योंकि दोनों एग्जाम मेरा टारगेट था, जस्ट गेट एग्जाम नहीं था। तो मैंने ईएससी 2013 का भी पेपर लिखा। अब उस टाइम पे ईएससी का जो पेपर होता था उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक साथ होते थे। जीएस वाला जो पार्ट था उसमें ज्योग्राफी और वो सब भी आता था, हिस्ट्री, इंग्लिश। इंग्लिश 100 नंबर का आता था, 100 नंबर का जीएस आता था। अगेन मेरा जीएस काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो मेरा 2013 का मैंने ईएससी का भी पेपर लिखा, तीनों दिन पेपर लिखा। उसमें टोटल पेपर होते थे, 5 पेपर होते थे 3 दिन में, तो वो सब लिखा। और फाइनली फिर उसका रिजल्ट आएगा लगभग 1 साल बाद। तो अब इस मीन वाइल अब मेरा टारगेट ये था कि मैंने जो भी तैयारी करी गेट ईएससी की, तो मेरे को लगा कि इतना टफ तो है नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो कोई ना कोई प्राइवेट जॉब की बजाय अपन सरकारी जॉब में ही बेटर है। तो अब ये गेट में मेरी जो रैंक आई 1047, इसके थ्रू मेरे को तो कुछ मिल नहीं सकता था, पीएसयू तो कुछ कॉल आने का मतलब ही नहीं है ना। मेन था कि मेरे को हो सकता था एमटेक में एडमिशन मिल जाता, लेकिन एमटेक में भी आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता इस रैंक से। इस रैंक से आपका आईआईटीज में एडमिशन नहीं होगा। और फाइनली मेरा ईएससी का जो एग्जाम हुआ वो ठीक ठाक गया था, मेरे हिसाब से ठीक ठाक गया था। तो मेरे को लगा कि नहीं, 1 साल मेरे को गेट ईएससी के लिए लगना चाहिए डेडिकेटली। तो उसमें क्या है कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो फाइनली मैंने ड्रॉप लिया इंजीनियरिंग के बाद, ड्रॉप लिया और फिर मैंने खुद से तैयारी करी। उस ड्रॉप ईयर में मैं अपने घर पे ही था, ठीक है, क्योंकि मैंने कोचिंग ले चुका था, मैं ऑलमोस्ट सब रेडी था। तो फाइनली मैं घर पे बैठ के मैंने गेट और ईएससी की तैयारी करी। फाइनली जब फेब 2014 आया, फेब 2014, उससे पहले नवंबर के आसपास ईएससी का रिजल्ट आया, और ईएससी 2013 में रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली जैसे ही रिजल्ट आता है उसके थोड़े दिनों बाद आपकी मार्कशीट आती है। तो जो मार्कशीट आई, उस मार्कशीट में आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की, तभी आपकी सब्जेक्टिव चेक होती है, ठीक है। लेकिन मेरी सब्जेक्टिव चेक हुई थी, है ना, मेरी सारी की सारी मार्क्स आए थे। कुल मिला के मेरे इंटरव्यू कॉल से 5 मार्क्स लेस रह गए थे, 5 मार्क्स लेस। अब इस पूरी की पूरी ईएससी के पेपर में मैंने ना कोई टेस्ट लिखा था,
न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्टिव कुछ सॉल्व करे थे, ठीक है, जस्ट उनको एक बार पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रॉपर सॉल्व नहीं करे थे कुल मिला के। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी, कि जस्ट इंटरव्यू कॉल मेरा मिस हुआ है 5 मार्क्स से। 5 मार्क्स और आते तो मेरा इंटरव्यू कॉल भी आता, है ना। लेकिन उस टाइम पे मेन क्या था कि यूपीएससी ईएससी 2018 की जो सीट्स थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स थी। 181 सीट्स आई थी टोटल। और जो कट ऑफ गई थी ईएससी 2013 की, ईएससी की, वो वन ऑफ द हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ गई थी, ठीक है। उस साल कुछ ना कुछ ऐसा था कि सबसे कम कट ऑफ इलेक्ट्रिकल के अंदर गई थी। उसके बाद से कभी भी उतनी कम कट ऑफ कभी नहीं गई है। तो फाइनली नेक्स्ट ईयर 2014 में मैंने अगेन गेट का पेपर लिखा, गेट 14। उस गेट के पेपर में, गेट 14 में 3 सेट में पेपर हुआ था, ऑनलाइन पहली बार पेपर हो रहा था, 3 सेट में हुआ था, मेरा आया था सेट 3, माइन इज सेट 3। अब सेट 3 जो पेपर आया था दैट इज टफ, टफ पेपर था वो, है ना। और 2013 का पेपर काफी इजी था। मेरी टेस्ट सीरीज में बढ़िया मार्क्स आते थे सब कुछ, लेकिन कुल मिला के मेरी ऑल इंडिया रैंक बेकार आई, अच्छी नहीं आई, 450 रैंक आई। 450 मेरी रैंक आई। जो गेट का पेपर था उतना अच्छा मैं पेपर नहीं दे पाया, अच्छा उस दिन मेरा वो अच्छा नहीं था गेट के 14 का, क्योंकि थोड़ा टफ पेपर आया था, कुछ क्वेश्चन मेरे से बने नहीं। और फिर मैं उसमें थोड़ा एंग्जाइटी हो गई मेरे को, जैसे जैसे मैं वो पेपर दे रहा था मेरे को एंग्जाइटी हो गई। और उस एंग्जाइटी के चक्कर में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए, और वो भी गेट के पेपर के अंदर मेरे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन में देख ही नहीं पाया, वो प्योर ऐसे ही छूट गए। और वो जब मैंने घर आके देखा तो वो इजी क्वेश्चन थे, मेरी अच्छी रैंक आ सकती थी, 100 के आसपास में रैंक लाया जा सकता था गेट 14 में। इवन टफ पेपर था तो ज़्यादा इजी होता है रैंक अच्छी लाना अगर आपकी तैयारी है तो। लेकिन मेरी फाइनली रैंक आई 450। फिर मैंने ईएससी का भी पेपर लिखा, ईएससी 14। अगेन सारे पेपर एक साथ होते थे, पेपर मेरा ठीक गया था, अच्छा गया था, हो गया। अब फाइनली इस 450 रैंक से मेरे को कहीं पे आईआईटी दिल्ली का मैंने फॉर्म भरा, आईआईटी बॉम्बे का मैंने फॉर्म भरा, लेकिन दोनों नहीं मिले, क्योंकि मेरे को पढ़ना आईआईटी दिल्ली बॉम्बे में ही था। और पीएसयूज में भी मेरे को नहीं मिला कुछ भी एडमिशन। तो फाइनली इस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि ये 450 रैंक से भी मैंने कहीं एडमिशन लिया नहीं, एक्चुअल में लेना चाहिए था, दैट इज रॉन्ग, मतलब उस टाइम पे मैंने गलत डिसीजन लिया अपने साथ। इस 450 रैंक का मेरे को यूज करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं करा यूज, क्योंकि अगेन उस टाइम पे मेरे जो थिंकिंग थी वो ये थी कि नहीं मेरे को ईएससी कर लेना है ना, ईएससी में मेरा हो ही जाएगा, तो अपन उसी में चले जाएंगे, ये सब मेरी थिंकिंग में चल रहा। फाइनली मैंने ईएससी 2014 का पेपर तो लिखा, और उसके बाद अगेन नवंबर के आसपास इसका रिजल्ट आया। फाइनली अगेन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगेन रिजल्ट आने के बाद मार्क्स आए, इस बार मेरा इंटरव्यू कॉल 12 मार्क्स से रुका। मार्क्स तो मेरे अच्छे खासे ज्यादा आए थे ईएससी 2013 से, लेकिन ईएससी 14 का पेपर भी मेरे हिसाब से तो टफ था 2013 से, लेकिन ईएससी 14 में नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट 70 के आसपास थी, काफी कम सीट्स थी 14 में, और कट ऑफ काफी हाई गई। अगेन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर मैं अगेन बैक टू स्क्वायर वन सेम सिचुएशन में आ गया जैसा पहले चल रहा था, ठीक है। तो गेट ईएससी 2013 के बारे में बोल दिया, 2014। अब 2015, तो गेट ईएससी 2015 के लिए अगेन फेब 2015 में गेट का एग्जाम लिखा मैंने। अगेन ऑनलाइन पेपर था, 2 पेपर थे मेरा, जहां तक सेट 2 था। 2015 में मेरा गेट का पेपर अगेन मेरे हिसाब से अच्छा गया था, लेकिन मेरी रैंक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई जितना मैं सोच रहा था। 132 रैंक आई, ठीक ठाक रैंक है, रेस्पेक्टेबल रैंक है। मार्क्स मेरे थे 61,
61 62 मार्क्स थे, 62 मार्क्स थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 132 रैंक आई मेरी। पेपर जो था आईएससी बैंगलोर ने सेट करा था, टफ पेपर बोलते हैं गेट 2015 का, लेकिन मेरे हिसाब से तो उतना टफ था नहीं, मेरे मार्क्स कम आए थे, मिस्टेक्स थोड़ी हुई थी, वो मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए। फाइनली मेरी रैंक आई 182। और अगेन मैंने ईएसी 2015 लिखा और मेरा पेपर इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। ईएससी 2015 का पेपर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से मेरा पेपर गया था। तो फाइनली मैंने सोचा कि किसी पीएसयू में एडमिशन लेने की बजाय अपन को हायर स्टडी में जाना चाहिए, उसी बहाने मेरे को एमटेक मतलब एक डिग्री और मिल जाएगी मेरे को मास्टर की, और मेरा ईएससी सिलेक्शन ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा था हो ही जाएगा इस बार। तो फाइनली मैं अपनी एमई कंप्लीट कर कर ईएससी की जॉब भी मेरी सिक्योर रहेगी, तो मैं उस जॉब में चला जाऊंगा। तो ये थिंकिंग लेकर मैंने इस रैंक के थ्रू आईएससी बैंगलोर में एडमिशन लिया। आईएससी बैंगलोर में एडमिशन ले लिया मैंने, एमई। ठीक है, एमई में एडमिशन ले लिया, मास्टर इन इंजीनियरिंग, और उसमें मेरे को ब्रांच मिली इलेक्ट्रिकल कोर, मेरे को मिल गई। तो 2015 टू 2017 मैं आईएससी बैंगलोर में रहा, लेकिन मीनवाइल जैसे ही 2015 का एंड आने लगा, तो जब मैं आईएससी में था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ईएससी का रिजल्ट आया, फाइनली मेरा अगेन सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो सिलेक्शन नहीं हुआ था ईएससी में, ये मेरे को सेटबैक लगा सबसे बड़ा। तो मेरे को ये लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन ना हो। अगेन अप टू 2015 तक ईएससी में सेम होता था, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू नहीं था, सारे पेपर एक साथ होते थे, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा रिजल्ट के नाम पे। ठीक है, तो मेरा फाइनली जब रिजल्ट आया, उसके मार्क्स आए, तो मार्क्स जो आए, इस मार्क्स में ही पूरा का पूरा धोखा दे दिया मेरे को। अब तक मेरी हमेशा सब्जेक्टिव चेक होती थी, जब मैंने कॉलेज के साथ भी एग्जाम लिखा था तब भी मेरी सब्जेक्टिव चेक हुई थी, 2014 में भी मेरी सब्जेक्टिव चेक हुई, 2015 में मेरी सब्जेक्टिव ही चेक नहीं हुई। मेरे ऑब्जेक्टिव में है, जो कट ऑफ थी ऑब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स थे 600, 600 मार्क्स थे, उस 600 में से मेरे मार्क्स जो आए यूपीएससी ने दिए, वो दिए 304, और जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ सब्जेक्टिव चेक होने की, वो गई थी 305। तो एक मार्क्स से मेरी सब्जेक्टिव कॉपी ही चेक नहीं हुई, और लिटरली अकॉर्डिंग टू मी मेरा जो पेपर गया था ईएससी 2015 का, खासकर सब्जेक्टिव, वो इतना ज़्यादा अच्छा गया था कि मेरा फाइनली सिलेक्शन होना कंफर्म था अगर मेरी सब्जेक्टिव चेक होती तो, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, लेकिन मेरी सब्जेक्टिव चेक नहीं हुई, ये सब मेरे को पता चला जब मार्क्स आए उसमें। तो फाइनली फिर मैंने ये ईएससी से मेरा मन ही उड़ गया एक तरीके से, है ना, उस ईयर में। तो फिर मैंने अपना आईएससी बैंगलोर में मास्टर कंटिन्यू रखा। तो फाइनली मैं 2017 तक आईएससी बैंगलोर में रहा, उसमें मैं वहाँ पे मास्टर करता रहा। अब आईएससी बैंगलोर में अब तक मेरी जो थिंकिंग थी, जो भी मैंने अभी तक कहानी सुनाई, इसमें मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई थी ठीक ठाक, लेकिन अभी तक भी मेरे में वो मतलब ठीक है, मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, कोई सरकारी नौकरी चाहिए, ये सब थिंकिंग थी, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन आईएससी बैंगलोर में क्या था कि वहाँ के जो टीचर्स थे वो बेसिक्स स्टडी बहुत कराते हैं। तो आईएससी बैंगलोर में मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, वहाँ से टीचरों से मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ। तो फाइनली आईएससी बैंगलोर के बाद मेरा मेन इंटरेस्ट जो जाग गया था वो था मैथ्स में और फिजिक्स में। इसमें मेरा इंटरेस्ट काफ़ी मेरा जागा। ठीक है, फिर आईआईसी बैंगलोर ख़त्म होने के बाद मैं अगेन बैक टू दिल्ली गया। अब मैं क्या था कि मैंने वहाँ पे प्लेसमेंट में बैठा, लेकिन आईआईसी बैंगलोर में कोर ब्रांचेस के अंदर उतना अच्छा प्लेसमेंट का सिनारियो है नहीं। मेरे को फाइनली ऐसा भी नहीं था कि मेरे को कुछ प्योर इलेक्ट्रिकल किसी कंपनी में काम करना है। ठीक है, उतना मेरा कुछ इंटरेस्ट था नहीं उस तरीके से।
तो फाइनली मैंने सोचा कि एक बार अगेन मैं ईएससी लिख देता हूँ, क्योंकि ईएससी का पैटर्न चेंज हो गया था। अभी तक जब भी मेरा ईएससी में सिलेक्शन नहीं होता था, उसमें मेन योगदान जो रहता था वो जनरल साइंस का रहता था, जनरल स्टडी का। क्योंकि जीएस वाला जो 100 नंबर होते थे उसमें मेरे हार्डली 30 नंबर भी नहीं आते थे, 25 22 ये नंबर आते थे। मेरे को आज तक वो चीज़ समझ में ही नहीं आई, इसीलिए मैंने यूपीएससी की भी कोई तैयारी नहीं करी। तो और 2016 के बाद ईएससी का सिलेबस चेंज हो गया, जीएस हटा दिया कंप्लीटली, इंग्लिश हटा दी उन्होंने। फाइनली उन्होंने कुछ नए 10 टॉपिक डाले थे। तो फाइनली मैं अगेन दिल्ली गया, और वो जो जनरल एबिलिटी का नया पोर्शन ऐड करा था ईएससी के लिए, उसकी मैंने 2017 में 2 महीने का ऑनलाइन क्लास ले ली। 2 मंथ्स की क्लास ले ली मैंने, 2 ढाई मंथ की 3 मंथ की क्लास थी। तो उसमें मैंने वो चीज़ कवर कर ली फाइनली। और 2018 में मेनली मैंने ईएससी का एग्ज़ाम लिखा, यार ये ईएससी निकाल ही लेते हैं। और मीन वाइल इस एग्ज़ाम के लिखते वक्त ही मैं वहाँ पर दिल्ली में कंटेंट डेवलपमेंट की तौर पे कोचिंग्स में काम करना भी मैंने शुरू कर दिया, ताकि मेरी अर्निंग होती रहे, कि अब तो मेरे को कम से कम घर से पैसा ना मांगना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे काम भी करता था और अपना ईएससी का पेपर लिखा। फाइनली मैंने ईएससी 2018 का पेपर लिखा। अगेन पेपर मेरा अच्छा हुआ। तब तक प्रीलियम्स प्रीलियम्स होता, प्रीलियम्स मेरा अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। ठीक है, तो प्री मेरा क्लियर हो गया, मेंस की कॉल आई। फिर मैंने मेंस लिखा। मेंस मेरा उतना एक्सपेक्टेड जितना था उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ तब भी ठीक हुआ, ठीक हुआ। पहला पेपर काफ़ी अच्छा हुआ, दूसरे में मैंने गलतियां करी, है ना। तो मेंस 2018 का जो पेपर हुआ वो ठीक है, मेरे को लगा कि ठीक है भाई, तब भी ठीक ही हुआ है फाइनली। लेकिन मेरे को मेंस भी मेरा क्लियर हो गया, मेरे को इंटरव्यू कॉल आया। फिर मैंने ईएससी 2018 का इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू भी मेरा ओके ओके हो गया। ठीक है, लेकिन फाइनली जब मार्क्स आए तो मेरा सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। अगेन मेरा 30 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन बच गया। क्यों? क्योंकि मेरे मेंस में उन्होंने काफ़ी कम नंबर दिए। अब यूपीएससी के एग्जाम से, इस स्टोरी से मेरे को जो समझ में आया, मेरे साथ जो हुआ, उससे मेरे को ये समझ में आया कि यूपीएससी में आप एक्सपेक्ट कुछ भी करो, ठीक है, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक्सपेक्टेशन यूपीएससी से रहनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे ही आपको आप जीवन नहीं बिताना है अपना, कि ऐसा हो जाएगा तो ये कर लेंगे। क्योंकि ये सब गलतियां मैंने करी हैं। तो ये अगर आप इस पूरी वीडियो से अगर कुछ सीखना चाहते हो, तो मेन आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि जो गलती मैंने करी है वो आपको नहीं करनी है। और कुछ चीजें आपको पता होता है कि आपकी कमजोर है, आदमी क्या है उसको इग्नोर करता है। जैसे मैंने हमेशा, मेरा ईएससी नहीं निकला उससे पहले, क्योंकि मैंने जीएस को हमेशा इग्नोर करके मैं चलता था। मेरे को ऐसा था कि नहीं करना है जीएस, ठीक है, टेक्निकल में मैं नंबर ले आऊंगा। लेकिन यूपीएससी खासकर अगर आप लिख रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लिख रहे हो, तो आपका जो वीक पार्ट है आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको एवरेज तक तो लाना ही लाना है। तो ये गलती मैंने ईएससी में, यूपीएससी में करी, तो उसके कारण से मेरे को यूपीएससी मेरा कभी नहीं निकला। तो फाइनली मैं वही कंटेंट डेवलपर और वो सब, तो ईएससी फाइनली मेरा इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और मीनवाइल मैंने नेक्स्ट ईयर ईएससी के लिए, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने ईसी से भर दिया था, ईसी से, ईएससी 2019। अब मीनवाइल मेरे को ये मैथ्स फिजिक्स में इंटरेस्ट था, उसी तरीके से मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो प्योर मैथ्स ही है, एक तरीके से मैथ्स फिजिक्स बेस ही है। तो मेरे को, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी पढ़ने लगा बीच में। ठीक है, मेरे को कम्युनिकेशन, एंटीना थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स, ये सब मेरे को चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगी। मैंने ईसी के भी काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, इसलिए मैंने ईसी से पढ़ा था। ऐसा भी नहीं है कि जस्ट मैं कॉन्फिडेंट था। एक और रीज़न था कि मेरे को लगा कि इलेक्ट्रिकल से यूपीएससी निकल ही गया, इस बार ईसी से निकाल देंगे। तो मैंने ईसी से लिखा ईएससी 2019।
2019 ईसी से लिखा, अगेन प्रीलियम्स मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, पहली बारी मैं ईसी से लिख रहा था, मेरा प्रीलियम्स क्लियर हो गया। मेंस की मेरे को कॉल आई, मेंस लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ। अगेन क्योंकि मेरा जो सब्जेक्टिव राइटिंग स्किल थी ना, तो मेरे को ये बहुत लेट समझ में आया कि मेन मेरी दिक्कत मेरी नॉलेज में नहीं है, कि मैं उसको उतार नहीं पाता हूँ। मतलब अपन नोटबुक में प्रॉपर अपनी नॉलेज को, कि सामने वाला कन्विंस हो जाए उस तरीके से, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल जितनी बाकी लोगों की होती है। तो अगर आप में जो भी ये कमी है, ये कमी आपको थोड़ा एंड में समझ में आती है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि ये सेम कमी हो सकती है आप में, या कुछ अलग कमी हो सकती है जो मेरे में नहीं हो, जो आप में हो। तो आपको अपनी कमी को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर वर्क करना है। ठीक है, कोई भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये हो ही जाएगा, ठीक है अपन को ये आता है, ये हो ही जाएगा। ये जो बिहेवियर है ये बहुत डेडली हो जाता है अगर, और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन में आप जा सकते हो, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मेरे साथ ये सब चीजें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये सब हो रहा था, थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन एंजाइटी थी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि मैं डिप्रेशन में बहुत ही नहीं जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा इन दी एंड मानना है कि इंसान के साथ कुछ भी हो, फाइनली सही होता है। ठीक है, और मेरा मेन इंटरेस्ट मैथ्स फिजिक्स में भी था। तो 2019 का मैंने ईएससी नहीं निकला। फिर अगेन सेम चीज कि आफ्टर आईआईटी बेंगलोर में मैं पहुंच गया। ठीक है, तो अगेन सेम चीज कि उसके बाद फिर गेट, ईएससी, फिर ईएससी से मेरा मन ही उड़ गया यूपीएससी से। फाइनली मेरा यूपीएससी में ऐसा कुछ इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि सेम प्रैक्टिस आप बार बार नहीं कर सकते। यूपीएससी जैसा एग्जाम ऐसा है कि अगर आपका एक बार निकल जाए तब भी आपको थोड़ी तो प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। तो फाइनली मेरा यूपीएससी मैंने लिख तो दिया ईएससी 2020, लेकिन मेरे को पता था नहीं निकलेगा। प्रीलियम्स तो मेरा निकल जाएगा सब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं निकलेगा। फाइनली फिर मेरा इंटरेस्ट जो था मैथ्स फिजिक्स का, मैं वही पढ़ता रहा। और मैंने सोचा कि यार फाइनली एक बार गेट अच्छे से लिख देते हैं, तो गेट 2021। और मीनवाइल मैं क्रिएट्रेक्स और इस सब में जॉब भी करता रहा, है ना। मेरा पढ़ाने में मेन इंटरेस्ट था, तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मैंने गेट 2021 एक बार और लिख ही देते हैं। ठीक है, पढ़ा भी रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो एक बार और लिख देते हैं। तो जो फाइनली गेट 2021 लिखा मैंने, तो तब मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करी थी, है ना, क्योंकि मेरे को पहले से ही आता था एक तरीके से। लेकिन हाँ, कुछ भी नए स्टूडेंट होंगे, वो ये जैसे मेरे इस एक्सपीरियंस से नहीं लिख सकते हैं गेट का पेपर। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं। जब मैंने इनिशियली गेट का पेपर लिखा था, तब मेरी कमी क्या थी कि मैंने टेस्ट कम लिखे थे, है ना। तो आपको टेस्ट ज़्यादा लिखना है, ये सब करना है, आपको प्रॉपर अपनी गलतियों का एहसास करना है कि क्यों, सिली मिस्टेक्स को कम करना है। वो आपकी एनालिसिस से होगा, आपको वो जो भी टेस्ट लिख रहे हो उसकी एनालिसिस करनी है, और आपको रेगुलर रहना है अपनी पढ़ाई के। मेन चीज़ ये है। तो फाइनली मेरी गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 8 आई। उसके बाद मैं अन अकेडमी पे एज एन एजुकेटर जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उससे पहले भी मैंने गेट के लिए पढ़ा चुका हूँ मैं कई जगह पर। तो फाइनली यही मेरी स्टोरी है, और अभी मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स फिजिक्स में, है ना, थ्योरेटिकल फिजिक्स में। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँ, अगेन फॉर मैथ्स फिजिक्स के लिए ही जाऊँगा मैं। तो ये फाइनली मेरी जर्नी रही है अप टू AR8। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये 8 मेन चीज़ है, मेन वो जर्नी है ना। इस AR8 से कुछ लाइफ में अलग मिल गया। AR8 नहीं भी आती तब भी मैं तो वैसे ही रहता, है ना। तो कभी भी आपकी रैंक चाहे बेटर आए ना आए, आपको खुद से ये पूछना है कि आपकी जो भी रैंक आए, जितने भी मार्क्स आए, वो आपके हिसाब से आए नहीं आए, आपने जो मेहनत करी उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। और आपको अगर कम मार्क्स लग रहे हैं आपके जो भी आए, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करी होंगी जिसके कारण वो मार्क्स कम आए। आप हो सकता है प्रैक्टिस कम करी हो
हो सकता है आपने टेस्ट कम दिए हो, है ना। तो ये सब चीजों को आपको एनालिसिस करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दो तो आप अगेन अपने आप को ये ना बोल सको कि मैंने सेम मिस्टेक्स करी है। ठीक है, आपको कुछ नई आइडेंटिफाई मिस्टेक्स आए, सेम मिस्टेक बार बार नहीं करनी है। जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में करा है कि मैंने जीएस को इग्नोर करा है, कई चीज़ों को मैंने सेम तरीके की मिस्टेक्स को बार बार करा है। तो वो चीज़ को आपको नहीं करना है, तो आपकी रैंक बेटर आएगी। ठीक है, तो यही थंब रूल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ गेन करने को मिलेगा, और अगर कुछ गेन करने को मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, ताकि मैं मतलब मेरे को इंस्पायर हूँ, मैं भी मेरे को भी उससे कुछ सीखने को मिले कि हाँ आपके साथ भी यही हो रहा है या नहीं हो रहा है जो मैंने आपको बताया। और तो आप इसमें कमेंट जरूर करना, और सिमिलर तरीके की वीडियो अगर और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्रिएटर्स चैनल को। ठीक है, ये बेल आइकन का बटन दबाना है, ताकि इसी तरीके से और भी जो एजुकेटर्स हैं या और भी जो रैंकर्स हैं वो आपको इस तरीके से अपनी स्टोरीज सुनाते रहें। लाइक और शेयर करना है और कमेंट करना है। कमेंट करके आपको मेरे को बताना है कि आपको इस स्टोरी से कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, गेट 2022 का। और इसी तरीके की मैं और भी वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।